नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। नमस्कार। हम पिछले 7 दिन से वीडियो डाल नहीं पाए थे, क्योंकि लगातार हम जैसे छोटे-छोटे यूट्यूबर्स पर खास करके अटैक किया जा रहा है, बीजेपी के आईटी सेल द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा, जिस कारण कि काफ़ी समस्याएँ पैदा हो रही है। ये तो चलता रहता है, संघर्ष का दौर है और आप समझ सकते हैं कि जब मुझ जैसे ज़ीरो टीआरपी वाले, जिनका कि कोई लोग देखने दर्शक नहीं है, 10-20 लोग देखते हैं, उस पर भी जब इस तरह अटैक हो रहा है, तो और क्या कहा जा सकता है तानाशाही का इस आलम को। बहरहाल हम आज 1 जून है और आज चुनाव है, 7वें चरण का अंतिम चुनाव है। लेकिन इससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण जो स्थिति है, वो यह है कि देश में चुनाव होने के बाद जो लगातार काउंटिंग में वोटिंग बढ़ रहा है, 1 करोड़ 7 लाख का आंकड़ा आया था, जिसमें कि बढ़ गया था ऑटोमेटिक वोट। और इसके अलावे जो एक संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, वो यह कि क्या मोदी सरकार चुनाव हारने के बाद सत्ता इतनी आसानी से छोड़ देगी, या वह ट्रंप की तरह विद्रोह का रास्ता अपनाएगी, या एन केन प्रकारेण सत्ता पर काबिज होने का प्रयास करेगी। बहरहाल मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहूंगा, जिसमें कि लगातार जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस को 11 सीट दिया जा रहा है और पूरे पूरे इंडी गठबंधन को मात्र 70 के आसपास या 60 के आसपास सीट दी जा रही है। इस तरह की साजिशें चल रही है, इसको भी समझना है और इसके लिए हमारे पास सबसे योग्य है सुब्रत चटर्जी। सुब्रत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे धन्यवाद। कार्यक्रम में आए और दर्शकों से रूबरू हुए। नमस्कार आपको। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। सभी दर्शकों को सुब्रत भी नमस्कार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुब्रत जी, हम कई दिनों से मुखातिब नहीं हो पाए आपसे तकनीकी कारणों से, जिसमें कि आप जान ही रहे हैं। बहरहाल ये जो आज चुनाव है और चुनाव के बाद क्या दिख रहा है आपको, भाजपा का भविष्य या इंडिया का भविष्य या भारत देश का भविष्य? 2-3 मूल प्रश्न आपने पूछ लिए, एक-एक करके जवाब देता हूँ। अगर पब्लिक सेंटिमेंट की बात की जाए और वोटिंग पैटर्न की बात की जाए, तो भाजपा किसी हालत में 150 से ऊपर की सीट नहीं ला पाएगी। इसका एक विस्तृत विश्लेषण मैंने फेसबुक पर दिया था, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको हो सके तो दर्शकों के साथ शेयर कर ले, जिसमें मैंने राज्यवार सीटों का आकलन किया था। संघ और भाजपा ने अपने जर्मन एजेंसी से, जो कि दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है, उनसे जो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल करवाए हैं अभी तक, उसके अनुसार उनको 214 सीटें मिली। ठीक है। आप जो विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर हिंदी प्रति के प्रचंड बुद्धिजीवी लोगों को कहते हुए सुन रहे हैं कि भाजपा को 220, 230, 240 सीटें आ रही हैं, उसका आधार दरअसल वही संघ और भाजपा का आकलन, अपना आकलन। उनका अपना कोई आकलन नहीं है। जमीनी हकीकत से कोई वास्ता है नहीं, वो ऐसी चैम्बर एनालिसिस है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, तो ऑल एग्जिट पोल्स आर फ्रॉड, जो आज शाम से शुरू होने वाला है। ऑल एग्जिट पोल्स आर फ्रॉड। 2016 से लेकर आज तक, अमेरिकी चुनाव से लेकर भारत के चुनाव में जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं, कहीं पर भी यह सही नहीं निकले। अगर टेलीविजन की दुनिया की बात की जाए, तो प्रणय राय एनडीटीवी में सबसे पहले उन्होंने एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल वगैरह इन सारी चीजों की सेफोलॉजी की शुरुआत की थी। इंडिया में सेफोलॉजी के जनक ही प्रणय राय, और प्रणय राय सच के बहुत करीब आते थे। आज एनडीटीवी उनके हाथ में नहीं है। उनका और अनिंद्यो बनर्जी, जो कि एनडीटीवी में ही पहले थे उनके साथी, दोनों ने मिलकर डी कोडर नाम का एक मंच बनाया है। आप डी कोडर को दर्शकों को देखने के लिए प्रेरित कीजिए, इसलिए कि डी कोडर में प्रणय राय सच के बहुत करीब आ जाते हैं।
ठीक है। अब इस चुनाव में उनका आकलन क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, मैं तो शाम को जरा सा डिकोडर देखूंगा, बाकी सबके बचर बचर से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो सब अमित शाह के गन पॉइंट पर बैठे हुए पत्रकारों का अपना अपना दुकानदारी है, चलती है, चलते रहने दो, सबकी नौकरी है, करने दो, वो सब अपनी जगह पर है। सवाल यहाँ पर ये नहीं है, जैसे मैंने एक पहले भी एक छोटा सा लेख लिखा था, सवाल ये नहीं है कि भाजपा जीतेगी या कांग्रेस, एनडीए जीतेगी या इंडिया। सवाल दरअसल उससे बड़ा है। अगर हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि एनडीए की ही जीत होगी, जो परसेप्शन तैयार करने की चेष्टा में पेड वर्कर्स बीजेपी के पत्रकारों का रूप धारण करके 2 महीने से लगातार कोशिश किए जा रहे हैं, उनकी कोशिश 4 तारीख तक चली। अगर ये मान लिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ कि अभी तक पिछले 10 सालों में जो भी पूंजीवादी नीतियां, क्रोनी कैपिटलिज्म के जो जो आयाम हमें दिखे, जन विरोधी नीतियों का जो क्रियान्वयन हमने देखा मोदी सरकार को करते हुए, दलित, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम के अगेंस्ट में जो स्टैंड इनका रहा, उन पॉलिसीज का एक तरह से एंडोर्समेंट हो जाए कि हमें ऐसा ही भारत चाहिए, जहां पर आर्थिक सामाजिक विषमता और गहरी होती जाए, जहां पर बेरोजगारी इस लेवल पर पहुंचे कि लोग भीख मांगने को भी सौभाग्य समझने लगे, जहां पर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए या इतनी महंगी कर दी जाए कि जिसमें एलिटिस्ट एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया जाए कि जो एक समझो कि जो 10 लाख रुपए का इनकम है उसी का बच्चा पढ़ सकेगा, उसके नीचे नहीं पढ़ सकेगा। देखो ये सब बता के नहीं किया आता है, स्थितियां ऐसी बनाई दी जाती हैं कि लोग मजबूरी में यही होता है। आज मेडिकल की पढ़ाई गरीब घर के बच्चे कहाँ कर पाते हैं? सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की फीस भी इतनी बढ़ा दी गई है, आईआईटी आईआईएम की बढ़ा दी गई है कि साधारण गरीब घर के लड़के कितने भी प्रतिभावान हो, वो उसमें पढ़ नहीं सकते। ऐसा नहीं होता है। तो इनडायरेक्टली इन चीजों को लागू किया जाता है, कुछ चीजों को प्रत्यक्ष रूप से लागू की जाती है, जिनमें से भोजन के अधिकार को 5 किलो अनाज में सिमट कर एक विकृत रूप दिया जाता है। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष रूप से कई चीजें की जाती है, जैसे सरकारी नौकरियों को खत्म कर आरक्षण को खत्म अप्रत्यक्ष रूप से कर दिया गया। तो ये जो संघ और भाजपा की सरकार है, ये पूरी तरह से षड्यंत्रकारी है, और ये 100 साल पहले जिस एजेंडा को लेकर आगे बढ़े थे हिंदू राष्ट्र के प्रति, हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र तो राजतंत्र है। हिंदू राष्ट्र तो राजतंत्र है। इसलिए तो मुझे मेरा गांधी जी से वैचारिक विभेद है। गांधी जी जब राम राज्य की बात करते थे तो उनके दिमाग में ये नहीं आता था कि राम एक राजा था। लेकिन राजा का राज्य कितना भी अच्छा हो, उस राजा की मृत्यु के साथ तो खत्म हो जाएगा। लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिस तरह से नेहरू जी ने उसको सुदृढ़ बनाया, उसके बाद के प्रधानमंत्रियों ने किया, यूपीए सरकार ने किया, अगर तो उसमें नेहरू जी के मृत्यु के बाद भी तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था जीवित रही। अगर वो राम राज्य बना थे तो उनके साथ ही वो राम राज्य खत्म हो गया होता। ये कॉमन सेंस की बात है, इस चीज को लोग नहीं समझते, आदर्शवाद में चले जाते हैं। गांधी जी भी गए, खैर चलो, उनके गए हुए तो बहुत दिन हो गए, और मोदी जी के अनुसार तो रिचर्ड एटनबरो की फिल्म के आने के पहले कोई उनको जानता भी नहीं था। हम लोग आज भी देश के लोग उनका नाम सुने हैं, उनको पढ़ते कौन? वो अपनी जगह पर है बहस। अब चुनाव के बाद जो स्थिति के बारे में आपका सवाल है, देखो मैं शुरू से बोलता हूं कि क्रिमिनल आसानी से सत्ता नहीं छोड़ते हैं। भाजपा और संघ का लोकतंत्र में कोई विश्वास है ही नहीं। ये आप उनके गोलवर्कर और जो बड़े सिद्धांतकार हैं इनके,
उनकी लेखों को, उनकी किताबों को जब पढ़ेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा, भाजपा और जनसंघ को या संघ को लोकतंत्र में कोई विश्वास कभी रहा नहीं, उनकी निष्ठा संविधान के प्रति कभी नहीं रही, उनका सम्मान तिरंगा के प्रति कभी नहीं रहा। इन तीन वैचारिक प्रस्थान बिंदु से जब आप चलते हैं तो आपको समझ में आती है बात कि जिस तरह का भयंकर भ्रष्टाचार मोदी ने पिछले 10 साल के शासन में किया है, सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, फेवरेटिज्म है, घूसखोरी है, भारत के की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, कॉम्प्रोमाइज है, ये सारे पाप एक एक कर बाहर निकल के आए और कोई भी इसके बदले में जो सरकार आएगी वो इन पापों की सजा इन दुष्टों को जरूर देगी। ये मैंने पहले भी कहा, अगर राहुल गांधी पीएम बने या कांग्रेस के पीएम बने या इंडिया गठबंधन का कोई पीएम बना और इन लोगों को जेल नहीं भेजा तो अगले चुनाव में ये सारी पार्टियां अपना नामो निशान मिटा देंगी, क्योंकि जनता इतनी भूलती नहीं है। इसलिए इन्होंने, देखो, ये जो चीफ ऑफ आर्मी को एक्सटेंशन दिया गया, जो तबादले हो रहे हैं सेक्रेटरी लेवल पर, जो तबादले हो रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कुछ लोगों को मानना है कि मोदी जी शांति से सत्ता हस्तांतरित कर देंगे, ये कभी नहीं होने वाला। और ट्रम्प के तो समर्थक लोगों ने कैपिटल हिल पर कब्जा किया था, यहाँ तो ये आर्मी को कब्जा करवाने की जुगत में है जी। और उधर कहते हैं कि आर्मी का, सेना का राजनीतिक इस्तेमाल इंडिया गठबंधन कर रहा है, अग्निवीर पर सवाल उठा के। नहीं, राजनीतिक सेना के अग्नि सवाल पर मैं एक चीज बोल दूं आपको, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि सेना के जवान जब छुट्टी में अपने घर जाएं तो भाजपा का प्रचार करें। तो कौन इस्तेमाल कर रहा है? भाजपा कर रही है। लेकिन मैं सवाल दूसरे जगह है सुब्रतो जी, ये सभी जान रहे हैं कि सत्ता भाजपा आसानी से नहीं छोड़ेगी। दूसरी चीज, भाजपा पृष्ठभूमि तैयार कर रही है, मसलन संसद को 3300 नए जवानों से, आईसीएफ के जवानों से घेरा है, फौज हटा दिया है, सेना के अधिकारी का एक्सटेंशन किया है, आपको चुनाव आयोग को हैक किए हुए है, और जिस तरह से लगातार हर सड़कों पर ईवीएम का भंडार मिल रहा है जाते हुए, तो इन तमाम परिस्थितियों में क्या भविष्य देख पा रहे हैं? क्या मोदी सरकार ये जनता को विद्रोह के लिए मजबूर कर रहे हैं? मैं दिल्ली में बैठा हूं पिछले कई दिनों से, स्थितियां यहाँ पर अलग हैं। यहाँ पर जनता सड़कों पर निकल आएगी और हम एक रक्तपात के दौर में 4 तारीख के बाद जाने की तैयारी में रहे। अगर किसी भी तरह की धांधली से मोदी चुनाव जीतते हैं या चुनाव हारने के बाद सत्ता नहीं छोड़ते हैं, सिर्फ सत्ता नहीं छोड़ने की स्थिति में वो विद्रोह या रक्तपात नहीं होगा। अगर ये धांधली से चुनाव जीतते हैं फिर भी यही होगा, क्योंकि अभी सब लोगों को पता है कि इनका कोई वोट है नहीं। मोदी वाराणसी भी जीतेंगे या नहीं इनको नहीं मालूम, मैं आपको आज बता रहा हूं। अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो वाराणसी में भी मोदी की जमानत जब्त होगी, सिर्फ हारेंगे नहीं, हिज डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। सवाल देखो, पब्लिक सेंटीमेंट में सिर्फ इतना ही है पिछले 2 महीने से कि इस गवर्नमेंट को हराना है। कौन आ रहा है ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इसीलिए मोदी नहीं तो कौन का नारा क्यों फुस हो गया, इसलिए फुस हो गया। इसका जवाब जनता के मन में है, मोदी नहीं तो कोई भी। एक कहावत भारत में एक कहावत भी चलता है सुब्रतो जी, कि भारत में चुनाव जिताने के लिए नहीं हराने के लिए होता है।
ये एक शुरू से ही होता है। सच्चाई है। लेकिन मेरा 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 एक चीज और रहेगा कि ये इन तमाम चीजों से इंडिया गठबंधन को निपटने का कोई रास्ता सुझा है, क्योंकि एक जानकारी यह भी आ रही है कि ईवीएम को हैकिंग कराने के लिए मोदी ने विदेशों से सैकड़ों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को या हैकर्स को बुलाया है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। अमित शाह ने किया। क्या इंडिया गठबंधन अमित का शाह कोई ने किया। साथ है इसके लिए? इंडिया गठबंधन को देखो, इंडिया गठबंधन सरकारी मशीनरी से सरकारी तरीके से तो लड़ नहीं सकती। अगर वो हैकिंग कराने की ये है तो उससे तो वो कुछ नहीं कर सकती इंडिया गठबंधन उस मामले में। इंडिया गठबंधन को सिर्फ एक ही चीज करना है, अपने कैडर, अपने समर्थक, अपने एको उनको एक क्रांतिकारी दस्ता में तब्दील करना है कि जहां पर भी ये गड़बड़ी हो रही है उसके डीएम का घेराव करो। जो भी नेता भाजपा का जीत रहा है इस तरीके से अपने अपने संसदीय क्षेत्र में, उनके ऊपर लोकतांत्रिक तरीके से हमले इतने तेज कर दो, उनके घर का घेराव करो, उनको निकलना मुश्किल कर दो, उनके घर में रोटी पानी बंद करवा दो, जिसको कहते हैं सामाजिक बहिष्कार। ये हालत कर दो कि वो बाहर निकले तो इतनी लालत मरामत हो कि वो खुद ही रिजाइन करके भाग जाए। देखो, जन लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिरोध करने के तो यही सब रास्ते बचते हैं। दूसरे दूसरे लेयर पर इनको क्या करना पड़ेगा, पूरे देश में जबरदस्त जन आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। अब इसमें ये कहां तक सफल हो पाते हैं, इनके जुझारूपन के मुद्दे पर प्रॉब्लम ये है कि इंडिया गठबंधन कहीं भी अगर जुझारू गठबंधन में तब्दील होगी तो उसके पीछे सिर्फ लेफ्ट के लोग ही लड़ेंगे, क्योंकि इनके पास तो ना कोई कैडर है, न इनके पास लड़ने की इच्छा है, कुछ भी इच्छा नहीं है। तो ये संघर्ष तो बिहार में माले के साथ लेकर, केरला में सीपीएम को साथ लेकर कहीं कहीं पर दो चार जगहों में कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जहां पर लेफ्ट कमजोर है, मान लो यूपी, वहां पर ये किन के भरोसे करेंगे? समाजवादियों के भरोसे। समाजवादी का भी कैडर है। अब ये अखिलेश पर है कि वो अपने कैडर को कितना मोबिलाइज कर पाते हैं, इस तरह के प्रतिरोध के लिए तैयार कर पाते हैं। लेकिन यही स्थिति कांग्रेस में तो नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस का कैडर तो इस तरह का प्रतिरोध करता नहीं। मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट है, वहां पर कौन करेगा? और कर्नाटक कहो या मध्य प्रदेश कहो या इन सारी स्टेट्स में, राजस्थान में कहो, वहां पर लेफ्ट कमजोर है। अगर लेफ्ट ताकतवर होता तो इनको कंधा मिलता बंदूक रखने का। तो इसमें एक मजेदार बात समझो, भारत के लोकतंत्र को स्वस्थ और जीवित रखने के लिए भी लेफ्ट की जरूरत है। अब लोग ये समझेंगे। स्थापित कर रहे हैं और लेफ्ट का जो प्रोसेस है उसके बारे में आप आश्वस्त हो रहे हैं, लेफ्ट कमजोर है ये भी बता रहे हैं आप हैं। लेकिन सवाल मेरा दूसरा रहेगा इसमें कि अभी जिस तरह से ईवीएम की लूट हो रही है, फर्जी वोटिंग डाले जा रहे हैं, आपको जहां तहां, जैसे कि मनोज तिवारी खुद इस वोटिंग कक्ष में जा करके फर्जी वोट डाल करके निकलते हैं, जनता प्रतिरोध भी करती है। तो जनता के प्रतिरोध की बात एक स्वस्थ शासक ही सुन सकता है। एक निर्मम जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कतई नहीं सुनता है। तो लेफ्ट कमजोर है, कांग्रेस लड़ नहीं सकती है, और जो अन्य लोग हैं उनकी स्थिति देख पा रहे हैं आप हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें घटक है केजरीवाल। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं इन तमाम चीज के बावजूद, आप चार को क्या देख रहे हैं? देखो, मैं ये देख रहा हूं ना कि तमाम चीजों के बावजूद इंडिया गठबंधन की जीत निश्चित है। क्यों, मैं बता रहा हूं। पब्लिक आयर का सामना करने के लिए हर कोई तैयार नहीं रहता। अब जेड गेट सिक्योरिटी के अंदर में राजीव कुमार को बैठा सकते हैं, राजीव कुमार कभी तो रिटायर करेंगे। जनरल एएस वैद्य भी तो जेड गेट सिक्योरिटी में थे, जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का अगुवाई की थी।
जनरल एएस वैद तो रिटायरमेंट के बाद मारे गए ना। उस समय तो उनके पास जेड गेट सिक्योरिटी नहीं थी। भारत के कानून में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि रिटायर्ड आदमी को जेड गेट सिक्योरिटी दी जाए। जिस दिन ये रिटायर करेंगे उसके बाद क्या होगा? आप 1 साल एक्सटेंशन दोगे, 2 साल दोगे, 5 साल दोगे। जनरल वेद ऑपरेशन ब्लू स्टार के कितने सालों बाद मारे गए थे, याद कीजिए। ये डर उसको भी रहेगा। यही डर भाजपा के बहुत सारे सांसदों को रहेगा। यही डर ईडी सीबीआई के चीफ को भी रहेगा, सबको रहेगा। क्योंकि सब जानते हैं, जब सबको मालूम चलेगा कि इंडिया गठबंधन 300 से ऊपर सीटें ला रही है, हम उनको हरा के 70 और 100 में समेट रहे हैं, तो हमारा हश्र क्या होगा सबको दिखेगा। आखिर है तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, पाकिस्तान तो है नहीं भारत कि आर्मी के हाथ में सबको सौंप दिया जाए। और आर्मी जो है, इंडियन आर्मी जो है, मनोज पांडे का आप एक्सटेंशन 1 महीने का दो चाहे 1 साल का दो, वो एक्टिवली राजनीति में पार्टिसिपेट करके अपने ही देश के लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे। ये संभव नहीं है इंडिया में। माने यहां तक सोचना अपने आप में कोई पागल ही सोच सकता है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देकर हम जनता के विरुद्ध में इंडियन आर्मी को खड़ा कर देंगे। ये नहीं होगा। बिल्कुल। मैं बता दूं आपको सुब्रतो जी, माओवादियों के खिलाफ भी इंडियन आर्मी को खड़ा करने का प्रयास किया गया था विगत गवर्नमेंट के माध्यम से, लेकिन आर्मी ने सीधा कहा मैं देश की जनता पर गोली नहीं चलाऊंगा, मुझे बॉर्डर पर लड़ना है, मैं बॉर्डर की बात करूंगा। बिल्कुल ये तो यही होता है। है, यही इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग है, यही ट्रेडिशन है। वही तो मैं कहा, वो पाकिस्तान आर्मी नहीं है कि बलूचियों पर गोली चला दे अपने ही लोगों पर। इंडियन आर्मी ये काम नहीं करेगी। जिस दिन इंडियन आर्मी ये काम करेगी उस दिन तो दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। सुब्रतो जी, आज आज इंडिया गठबंधन का एक बड़ा बैठक है और कहा ये जा रहा है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल कल जेल जा रहे हैं, इसीलिए जो है 1 तारीख को ही इंडिया गठबंधन का बैठक सुनिश्चित किया गया है। तो आप क्या देख पा रहे हैं आज जो गठबंधन बैठक कर रहा है, क्या दिखेगा उसमें? देखो, ये रेजिस्टेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए बैठक हो रही है। ये धांधली को के खिलाफ सड़क पर उतरने की तैयारी के लिए बैठक हो रही है। ये बैठक सबसे अहम बैठक इस पूरे चुनावी सफर में। इस बैठक का निहितार्थ ये है कि देखो, केजरीवाल के पास कैडर है, अखिलेश के पास कैडर है, कैडर विहीन पार्टी है कांग्रेस। लेकिन मजेदार बात क्या है कि यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये 4 स्टेट ही शक्ति केंद्र के सबसे करीब। तो आंधी अगर इनसे उठाई जाए तो असर तो दिल्ली पर होगा ही। तमिलनाडु पे जो आंधी उठा भी दोगे, स्टालिन के पास भी कैडर है, तो उसका असर दिल्ली पर क्या होगा? लेकिन दिल्ली तो घिरी हुई है ना पंजाब, हरियाणा, यूपी से, और अंदर में केजरीवाल बैठे हैं। तो इधर से अगर हमला होगा, उसके साथ किसानों का जमावड़ा होगा, उनको कैसे दौड़ा जाए, ये सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस होने वाली हैं। और ये बहुत कारगर उपाय है, क्योंकि सीज सीज SIEGE, घेरा डालो, घेरा डाल के खत्म करो। और जब इस तरह का घेराबंदी हो जाएगी, तब मैं क्लियर कर बता देता हूँ, न CISF जनता पर गोली चलाएगी, न CRPF चलाएगी, न दिल्ली पुलिस चलाएगी, आर्मी की तो बात ही अलग है। कोई इनको बचाने नहीं आएगा। और इस किलेबंदी की तैयारी हो रही है। इसके लिए नहीं हो रहा है। इंडिया गठबंधन अगर जीती तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, वो तय है पहले से। मैं क्लियर कर बताया तो, मल्लिकार्जुन खड़गे इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
वही एक व्यक्ति है जिसके नाम पर कहीं कोई मतभेद नहीं है। अभी बीच में फालतू ये संघियों ने क्या किया, राहुल गांधी का नाम उछाला है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि मैं राहुल को सपोर्ट करूंगा। कोई अपने मुंह से कैसे कह सकता है कि मैं खुद के ही सपोर्ट में खड़ा हूँ? ये तो मोदी आपने तो है नहीं। ब्रेकिंग न्यूज दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है भारत के अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भारत के अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। ये 5 जून को क्लियर हो जाएगा, 4 जून को ही क्लियर हो जाएगा शाम को। और मेरे हिसाब से ये भारतीय राजनीति का एक वो ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट होगा जिसके बाद भारत कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुब्रतो जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई है। मल्लिकार्जुन खड़गे अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज भी चलेगा। लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा सुब्रतो जी, ये अरविंद केजरीवाल कल जेल जा रहे हैं, तो फिर क्या देख पा रहे हैं केजरीवाल नहीं, कोई का? जरूरी नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट उनके केस पर कुछ सुनवाई कर रही है अभी, मुझे जहां तक जानकारी है ना। देखो, सुप्रीम कोर्ट भी तो हवा देख के जजमेंट देती है ना। मान लो नहीं, नहीं जमानत एक्सटेंड हुआ, कल अगर जेल चले जाए तो जब नई गवर्नमेंट आएगी केस ही खत्म हो जाएगा, तो जेल कितने दिन के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया और नहीं भी आएगी, बहुत बहुत अरे धन्यवाद नहीं भी आपका। आएगी। दिया, दर्शकों को बताया और पूरी चीज बताया कि किस तरह से भारत की राजनीति चल रही है और इसमें किस तरह से मोदी सरकार का षड्यंत्र चल रहा है। सत्ता से न हटने का एक नया विधान बनाया है, लेकिन भारत की जनता इन तमाम चीजों को कामयाब नहीं होंगे, कामयाब और नहीं होंगे। जनता बदलाव चाहती है, बदलाव ही रहेगा और ये बदलाव भारत के इतिहास में एक अप्रतिम छाप छोड़ेगा। सुब्रत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बताया। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम लगातार अटैक पर हैं, सत्ता लगातार हमें अटैक कर रही है, मुझे छोटे चैनल को भी अटैक कर रही है। ये एक बड़ी बात है। लेकिन रोहित, जी चोर की नींद बहुत पतली होती है। एक कहावत है, चोर जी की जी नींद बहुत पतली होती है, चूहे की आहट से भी वो डर के उठ के बैठ जाता है। ये हालत है भाजपा और संघ वालों की। हमारे जी जैसे छोटे लोग जो किसी गिनती में नहीं है, जिनको बमुश्किल 100-200 लोग सुनते होंगे, 140 करोड़ की जब हमारे ऊपर नजर है, तो चोर की नींद कितनी पतली है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। अच्छी बात, ये अच्छी बात है। जितनी बहुत पतली बहुत नींद शुक्रिया उतना बड़ा चोर। आपका। ठीक है, धन्यवाद।